अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू की मौजूदा सूरत हाल के बारे में और वीज़े के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ कलीमुल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि अज़रबैजान बाकू की मौजूदा सूरत हाल क्या है। जी कलीमुल्लाह, आज़रबैजान बाकू की सूरत हाल जैसे आप देख रहे हैं कि लम्हा बलम्हा सूरत हाल पूरी दुनिया में बदल रही है। ऐसा ही है सर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे कोरोना वायरस को एक पूरी दुनिया के लिए वबा करार दिया, इंटरनेशनल जो है एक ये बीमारी है। तो इसी वजह से आज़रबैजान बाकू में भी बहुत तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। यहाँ पर भी जो है तकरीबन 2 हफ्तों के लिए पूरे मुल्क में हर तरह के जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उनको सस्पेंड किया गया है। यहाँ पर जितने भी स्कूल थे, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन सबको बंद किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी क्लब हैं या फिर जिम है या फिर उसके साथ साथ आप ले लेते हैं शादी हॉल और कोई भी यानी फंक्शन है या कोई भी ऐसी गैदरिंग की एक्टिविटी है जिसमें 5-10 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वो सारी सस्पेंड कर दी गई है। और एक शहर से दूसरे शहर का जो ट्रैवल है यानी बाकू से दूसरे गांजा है, कूबा है, गबाला है, दूसरे जो शहर हैं लंकारान है, यानी सारे शहरों तक जो है ना वो चेक पोस्टें, मिलिट्री चेक पोस्टें लगा दी गई हैं। और एक शहर से दूसरे शहर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। बाकू के लोग इस वक्त बाकू में ही हैं, दूसरे शहरों में नहीं जा सकते। और साथ ही साथ है जितने भी जो है ये बिजनेसेस हैं, ये बड़ी कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं या ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कंपनियां हैं या किसी भी फील्ड से रिलेटेड कंपनियां, वो 2 हफ्तों के लिए वर्कर्स को छुट्टियों पे भेज दिया उन्होंने। जी ठीक है। सर। उसके साथ ही इन्होंने सूरत हाल ये की है कि शाम 3 बजे तक जो है रेस्टोरेंट वगैरह अब जो है वो बंद हो जाया करेंगे। क्लब है, रेस्टोरेंट है या कोई भी पब्लिक गैदरिंग की प्लेसेस जो है या बड़े बिजनेस सेंटर्स जो है वो शाम 3 बजे तक, सुबह 8-9 बजे से लेकर तकरीबन शाम 3 बजे तक काम करेंगे। और रात 9 बजे के बाद किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है। और लोगों से ये अपील की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें। तो इस वक्त जैसे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, दूसरे ममालिक में इसी तरह से सूरत हाल यहाँ पर भी क्रिटिकल है और इसको कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं इसको महदूद करने के लिए। ठीक है। तो ये अभी तक की सूरत हाल ये है। तो जी इंशाल्लाह सर। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस पे काबू पा लिया जाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ई वीज़ा कब तक बंद है और क्या स्टिकर वीज़ा मिल रहा है? जी, ई वीज़ा तकरीबन 45 दिनों का इन्होंने जो है वो टाइम दिया था, आज से 10 दिन पहले। जी तो सर। मज़ीद आप समझ लें तकरीबन अभी अगर उसमें लेते हैं 35 डेज तक मज़ीद, अप्रैल 15 तक आई आई होप कि इन्होंने कहा था बंद रहेगा। जी तो सर। तकरीबन 45 डेज़ के लिए सस्पेंड किया गया है पूरी दुनिया के लिए ई वीज़ा सर्विसेज। और इस दौरान ये है कि अगर कोई बंदा ट्रैवल करना चाहता है किसी मजबूरी के तहत या किसी एमरजेंसी के तहत, तो वो उसी तरह से स्टीकर वीज़ा उनके ममालिक में जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, दुबई है, सऊदी अरब, ईरान है, कहाँ पर भी जो एम्बेसी मौजूद है वहाँ से वो स्टीकर वीज़ा लेके ट्रैवल कर सकता है। स्टीकर वीज़ा की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है। तो इसी तरह से जो है वो स्टीकर वीज़ा भी जो है इसी तरह वो 1 माह का भी होता है, 3 माह का भी होता है और 1 साल का भी होता है। तो आप अगर किसी वजह से मजबूरन ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप स्टीकर वीज़ा अपने कंट्री से अप्लाई करके लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ई वीज़ा सर्विसेज जो है वो सस्पेंड की हुई है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि अभी आपने बताया कि स्टिकर वीज़ा लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, जी जी। क्या स्टिकर वीज़ा लेने के साथ कोई और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए ट्रैवल करने के जी लिए? बिल्कुल। मौजूदा सूरत हाल में अगर आप एम्बेसी से स्टीकर वीज़ा लेते हैं, मसलन 1 माह का आपने स्टीकर वीज़ा लिया, टूरिस्ट वीज़ा हो सकता है, बिजनेस वीज़ा हो सकता है, स्टडी वीज़ा हो सकता है, तो उसके साथ आपको जो है कोरोना वायरस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से जो है रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के साथ जो है वहाँ से आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेंगे। और वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पर एयरपोर्ट पे वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट और वीज़ा आपका चेक होगा और फिर आपको एंट्रेंस मिलेगी। जी ठीक सर। है। तो इसलिए ये याद रखें
कि आपने कोरोना वायरस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी लेके ट्रैवल करना है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्टिकर वीज़ा लेने के लिए क्या इनविटेशन लेना ज़रूरी है? देखिए, स्टिकर वीज़ा की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें टूरिस्ट वीज़ा है, और इसमें बिजनेस वीज़ा है, और इसमें स्टडी वीज़ा है। अब अगर आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मोस्टली आपको पता है बिजनेस वीज़ा के लिए आपको इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं और आपका ऑलरेडी बिजनेस सेटअप चल रहा है, तो वो जो रिक्वायरमेंट है आपने चैम्बर की तरफ से लेटर देना है, बैंक स्टेटमेंट है, टैक्स रिटर्न और बाकी सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आप अप्लाई करते हैं, तो वो आपकी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए वो आपको विज़िट वीज़ा इशू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस विजिट की बात करते हैं तो उसके लिए इनविटेशन होना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आप स्टडी की बात करते हैं, आपने एडमिशन लेना है, तो फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे टूरिस्ट है, बिजनेस है और स्टडी वीज़ा है। तो स्टडी वीज़ा के लिए एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, बिजनेस वीज़ा के लिए इनविटेशन होना चाहिए। जर्नल टूरिस्ट वीज़ा आप विद डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको कोई भी एम्बेसी इशू कर सकती है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 3 माह के स्टिकर वीज़ा में और 1 साल के स्टिकर वीज़ा में क्या फ़र्क है और स्टिकर वीज़ा पर काम किया जा सकता है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जी आज सर। जैसे मैंने बताया कि स्टिकर वीज़ा 1 माह का भी होता है, 3 माह का भी होता है और 1 साल का भी होता है। अब स्टिकर वीज़ा अगर आपके पास 3 माह का है तो आपको उस पर स्टे जो है वो 3 माह के लिए यानी 90 डेज आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन उस पर काम करने की इजाज़त नहीं होती। यानी 90 दिन आप एज ए टूरिस्ट, एज ए विजिटर, यानी कि अगर कहें एज ए विजिटर कंसिडर होते हैं, और उस 90 दिन के दौरान आप काम नहीं कर सकते। अगर आप काम करते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना होगा और डिपोर्ट भी किए जा सकते हैं। उसके साथ अगर आपके पास 1 साल का बिजनेस विजिट वीज़ा है, जिसको 1 साल का मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा कहा जाता है, तो इस पे आपको स्टे की सहूलत 180 डेज़ के लिए होती है, यानी 180 दिनों के लिए होती है, 6 माह के लिए। लेकिन हर 3 महीने के बाद आपको लाजमी इन आउट करना पड़ता है, यानी कि कंट्री से आपको जाना पड़ेगा। पाकिस्तान जा सकते हैं, दुबई या किसी तीसरे मुल्क जा सकते हैं और इन आउट होकर आप वापस आ सकते हैं। लेकिन लगातार आप 90 डेज़ रह सकते हैं और 90 डेज़ के बाद आपको लाजमी मुल्क छोड़ना होगा। जी यानी सर। लगातार आप 6 महीने या 1 साल नहीं रह सकते। और 1 साल के वीज़े में ये नहीं है कि पूरा 1 साल आपको देंगे, 360 डेज़ नहीं मिलते हैं। उसमें 180 डेज़ यानी 6 महीने, 3 माह का एक दफ़ा का स्टे होगा और 3 माह का दूसरी दफ़ा का स्टे होगा। लेकिन ये वैलिडिटी जो पीरियड है उसका, वैलिडिटी पीरियड 1 ईयर होता है। उसका ये मतलब नहीं होता कि वो 360 डेज़ आपको स्टे मिलता है। जैसे 1 माह के वीज़े में 90 डेज़ वैलिडिटी होती थी और 30 डेज़ जो है स्टे है। इसी तरह का 1 साल के वीज़े में 1 साल की वैलिडिटी है, लेकिन आपको जो स्टे मिलता है वो 3 माह और 3 माह यानी कि 180 डेज़ का स्टे मिलता है, और इस पे काम करने की भी इजाज़त नहीं है। अगर आप इस पे काम करना चाहेंगे या करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको जुर्माना होगा और डिपोर्ट भी हो सकते हैं। तो ये भी विजिट वीज़ा ही कंसीडर होता है, चाहे वो 1 माह का हो, चाहे वो 3 माह का हो, चाहे वो 1 साल का हो। सिर्फ 1 साल में फ़र्क ये है कि वो मल्टीपल एंट्री होता है, और 3 माह और 1 साल में जो है वो 30 डेज़ और वो 180 डेज़ आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन आप किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जी इसके कुछ सर। फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर जैसा कि आपने बताया कि 1 साल के स्टिकर वीज़ा पर 180 डेज होते हैं, जी, जी। जिसमें आपने रहना होता है यहाँ पे। जी, तो अच्छा। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 1 साल का स्टिकर वीज़ा लेना फ़ायदेमंद है या नुकसानदा है? नुकसानदेह इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं कि जो तो रियल बिजनेसमैन है, जी तो सर। उसके पास अगर 1 माह का भी बिजनेस वीज़ा है तो वो उसके ऊपर कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर अपनी रेजिडेंस ले सकता है। ऐसा ही है लेकिन सर। अगर वो कहता है कि वो थोड़ा जल्दबाजी में ना हो तो 3 माह का जो विजिट वीज़ा है उसके लिए आइडियल होता है जी सर। कि 3 माह का विजिट वीज़ा उसने ले लिया तो उसके ऊपर भी वो कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर ऑनवर्ड अपनी रेजिडेंस अप्लाई करके ले सकता है। जी सर। लेकिन अगर वो 1 साल का विजिट वीज़ा लेता है तो उसमें उसका ज़्यादा नुकसान है। तकरीबन समझ लें कि 1 साल का विजिट वीज़ा $1200 तक उसको पड़ जाता है। एम्बेसी फ़ीसें, इनविटेशन फ़ीसें और बाकी चार्जेस डालकर
$1000 से $1200 तक उसको वो पड़ता है। ठीक हो गया लेकिन सर। जो ये 3 माह का है ये $500 से $600 में उसको पड़ता है, ठीक है। और 1 माह का उसी तरह से वो कम आ जाता है, 300 में, 200 में, 250 में ये आ जाता है। जी सर। तो अगर आप इस बात को देखते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर आपने रेजिडेंस लेनी है, तो आपके लिए 1 माह का बिजनेस विजिट अगर है उस पर भी आप कर सकते हैं, जी क्योंकि इसके सर। लिए मैक्सिमम 3 वीक्स रिक्वायर्ड होते हैं। और उसके बाद जब फाइल सबमिट हो जाती है तो आप लीगल ही कंसिडर होते हैं। तो इसलिए आपको एडिशनल जो पैसे आपने $600 या $1200 खर्चा करना है, जी वो सर। वही पैसे आप लगाकर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो इसलिए हम अपने क्लाइंट्स को या अपने जो हमारे दोस्त हैं उनको हम मशवरा ये देते हैं कि आप 1 माह का वीज़ा लेकर आएँ, तो उस पर भी आपका केस सबमिट हो जाएगा। कंपनी तो 5 से 6 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर आपकी अप्लाई हो जाती है। उसके बाद 1 हफ्ता आपकी जो इमिग्रेशन की फ़ाइल है उसके लिए लगता है। तो टोटल 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपका पूरा कंपनी रजिस्टर्ड होके इमिग्रेशन की फ़ाइल प्रिपेयर होके केस सबमिट हो जाता है। तो 1 माह का वीज़ा भी अगर आपके पास है तो आप आसानी से अपना केस सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ टाइम मिल जाए मार्केट स्टडी के लिए और कुछ डिसीजन टेकिंग के लिए टाइम मिल जाए, मेरे पास खुला टाइम हो, तो वो फिर आइडियल आपके पास 3 माह का होता है। तो 3 माह के लिए वो तकरीबन $600 आपका वो $500-600 खर्चा हो जाना, एम्बेसी फीसें, इनविटेशन चार्जेस और सब मिला के एक तरफ। तो वो हम तो मशवरा देते हैं कि आप 1 माह का लेकर आएँ और वो $600 आपका बचे, ठीक है। और वही $600 में आप कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड करवा लें और ऑनवर्ड आपका प्रोसेस चलता रहे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमारे पास खुला टाइम हो तो आप वो 3 माह का ले रहे हैं। लेकिन हमारी नज़र में 1 साल का वीज़ा लेना बेवकूफ़ी इसलिए है कि वो 1 साल में तकरीबन 180 डेज तो आपको स्टे मिलते हैं, लेकिन असल में 3 माह के बाद फिर आपको इन आउट लाजमी करना पड़ता है, ठीक है। तो उस पर काम की भी इजाज़त नहीं है आपको। और वो 360 डे का स्टे भी नहीं है कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूस स्टे सिर्फ 3 मंथ्स का है, 90 डेज़ का है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि उसका खर्चा $1200 तक करने का और उसे लेने का उल्टा क्लाइंट को नुकसान होता है कि वो काम भी नहीं कर सकता। और अगर वो ज़्यादा देर के लिए ठहरेगा तो वो विजिट वीज़े पे ठहरा हुआ है। अगर रेजिडेंस वीज़ा लेके रुकता है तो उसका वो 2 साल का पीरियड जो टेम्परेरी रेजिडेंस का है वो पूरा हो जाएगा, और 2 साल के बाद उसको 5 साल की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 1 साल के विजिट वीज़े पे 3-3 माह करके रुके हुए हैं तो हर 3 माह बाद एक तो आपको इन आउट होना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये वीज़ा लेकर साल 1.5 साल भी रुकते हैं तो आपका वो पीरियड जो है एज ए विजिटर ही कंसिडर होगा, एज ए रेजिडेंट टेम्परेरी रेजिडेंस कंसिडर नहीं होगा। तो इसलिए आपको जो बाद में परमानेंट रेजिडेंस मिलनी है 2 साल के बाद वो नहीं मिलेगी। तो जब आप टेम्परेरी रेजिडेंस लेकर उसका पीरियड चाहे 3-3 महीने करके, चाहे 1 साल करके, या चाहे 6 महीने का पीरियड लेकर आप पूरे करेंगे, 2 साल का ये पूरा टाइम पीरियड है। तो अगर आप ये 2 साल का टेम्परेरी रेजिडेंस का पीरियड पूरा करते हैं लीगली, तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं 5 साल की परमानेंट रेजिडेंस के लिए। तो ऐसे हजरात जो 1 साल का बिजनेस विजिट लेकर आते हैं, तो मेरे ख्याल में एक तरफ तो वो पैसों का नुकसान करते हैं, दूसरी तरफ वो वक्त का नुकसान करते हैं, तीसरी तरफ वो ये कि उनका वो विजिट ही कंसिडर होता है। उस पर अगर वो काम करते हुए पकड़े गए या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करते हुए, सेल्फ वर्किंग या सेल्फ मेड वर्किंग कोई भी करते हुए पकड़े गए, सेल्फ एम्प्लॉयड करते हुए, तो उस सूरत हाल में उसको जुर्माना भी होगा और 5 साल के लिए डिपोर्ट भी हो सकते हैं। तो इसके ये मल्टीपल नुकसानात हैं। तो बहुत से लोग जो है वो एक मामले को या एक बात को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते, इस वजह से वो नुकसान उठा जाते हैं आने आने वाले वक्त में। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि 1 माह का वीज़ा अगर आपके पास है तो आप उस पर भी, अगर आपका माइंड क्लियर है कि आपने क्या काम करना है, आप आते हैं और आते ही आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर अपनी फाइल सबमिट करवा देते हैं विद इन 3 वीक्स, तो आपको उस पर भी रेजिडेंस मिल जाएगी। और आपको एडिशनल जो 600 या $1200 आया करने हैं उधर वीज़े की मद में, उससे बच जाएंगे। वही पैसे बचा के आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, उस पर रेजिडेंस मिल जाती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो आप 3 माह का वीज़ा ले लें, ठीक है। उस पर आपको टाइम मिल जाता है, आप रिसर्च भी कर लेते हैं और आसानी से वीज़ा भी आराम सुकून से कर लेते हैं। लेकिन 1 साल का वीज़ा
आपके लिए हर हवाले से नुकसानदेह है। एक तो पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, दूसरा ये कि आप विजिटर ही कंसीडर होते हैं और अगर कोई काम करने की कोशिश भी करेंगे तो उस पर उल्टा जुर्माना होगा, डिपोर्ट भी हो सकते हैं। साथ साथ आपका जो वक्त का भी नुकसान होता है कि आप टेम्परेरी रेजिडेंस कंसीडर नहीं होते, जस्ट अ विजिटर कंसीडर होते हैं। तो ये बहुत से नेगेटिव फैक्टर हैं ऐसा जो ही है लोगों सर। को पता नहीं होता, और लोग कहते हैं कि हमारे लिए शायद 1 साल का वीज़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उल्टा ये आपके लिए नुकसानदेह, आपके वक्त का भी ज़या है और आपके पैसे का भी ज़या है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा रिसर्च कर लें और थोड़ा सा ठंडे दिमाग से और दिल से सोच लें तो आप अपने मज़ीद नुकसान से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, इतनी डिटेल में आपने हमारे भाइयों के लिए बताया, जी जी, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक सर यू। आप हमें ये बताएं कि जैसा कि आपने बताया अज़रबैजान बाकू में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। 45 डेज के लिए ई वीज़ा बंद है, स्टिकर वीज़ा लेकर अगर किसी को एमरजेंसी या ज़्यादा ज़रूरत है आना चाहता है तो स्टिकर वीज़ा लेकर आना पड़ेगा। जी जी क्या इन हालात में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो रही है? जी, कंपनी रजिस्ट्रेशन क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सेस काम कर रही है और जी सर। कंपनी रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसी तरह से हो रही है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन हो रही है और वो कंपनीज रजिस्टर्ड हो रही हैं। जी देयर इज़ सर। नो प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ टेम्परेरी रेजिडेंस के जो हैं वो भी सबमिट हो रहे हैं, ऑनलाइन केसेस भी सबमिट हो रहे हैं, और आसान खिदमत में जो है वो उसका जो ज़रूरी मामला है वो भी हल हो रहे हैं। जी यानी सर। कि कोई यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट जो है उसने वर्किंग जो है रोकी नहीं है। आपके मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सेस कंपनीज भी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, इमिग्रेशन जो है वो आपकी रेजिडेंस से मुतल्लिका फ़ाइलें भी जो है सबमिट हो रही हैं। सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि वो ऑनलाइन सबमिट हो रही हैं और आप अपने केसेस ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। बल्कि उन्होंने एक सहूलत दी है कि जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो रहे थे, टाइम कम रह गया था, उनको वो ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर अपना वीज़ा का जो टाइम पीरियड है उनको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो ये एक सहूलत दी है माइग्रेशन ने। तो ये है कि नॉर्मल रूटीन में काम तो हो रहा है, लेकिन काम करने का थोड़ा तरीकाकार बदला है कि फ़िज़िकल इंटरेक्शन जो है वो कम हुआ है, और ऑनलाइन वर्किंग जो है क्योंकि ऑलरेडी पोर्टल मौजूद है जी और सर। ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन सबमिट हो रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सेस भी काम कर रही है और माइग्रेशन भी काम कर रही है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।